आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर। हम लोग डिस्कस भी करेंगे कैसे आंसर आ सकता है इसका। और पिछली वीडियो हमने समाप्त किया था 39 क्वेश्चन तक, और इसको हम आगे बढ़ाते हुए 40 क्वेश्चन पर आ रहे हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 40। लाभांश डैश पर दिया जाता है। एक बात बता दें कि जो लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो शेयर जब खरीदते हैं तो कंपनी का ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप, पेड अप, इस तरह डिवीजन ऑफ कैपिटल होता है। लेकिन शेयरधारी को या जो लोग शेयर खरीदते हैं, शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है जो पेड अप कैपिटल है उस पर। यानी शेयर होल्डर ने जितना शेयर कैपिटल का अमाउंट पेड किया है कंपनी को, उसी पर डिविडेंड का डिक्लेरेशन किया जाता है। तो चलिए, डैश में क्या भरेंगे? ऑथराइज कैपिटल इस पर नहीं होगा, इशूड कैपिटल इस पर भी नहीं होगा, कॉल्ड अप कैपिटल इस पर भी नहीं होगा, पेड अप कैपिटल ये चुकता प्रदत्त पूंजी, ये आंसर होगा इसका। तो 40 का आंसर है डी। याद रखना है डिविडेंड हमेशा पे किया जाता है पेड अप कैपिटल पर, और कैपिटल कई डिवीजन है: ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन तमाम के झंझट में नहीं पड़ना है, सीधे याद रखना जैसे डिविडेंड की बात आएगी तो पेड अप कैपिटल को तलाश करेंगे। नेक्स्ट 41 ऋण समता अनुपात है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब आपको सोचना है डेब्ट इक्विटी रेशियो कौन सा है, किस में आता है? लिक्विडिटी रेशियो में आता है। लिक्विडिटी का मतलब है जो हमारे ऊपर लिएबिलिटी है, जो कंपनी के ऊपर लिएबिलिटी है, कितनी जल्दी पे करने की क्षमता है भी या नहीं। अगर कंपनी के पास ये करेंट लिएबिलिटी पे करने की क्षमता है तो उसको हम लोग कह सकते हैं लिक्विडिटी। इसके अंदर करंट भी आता है, लिक्विडिटी भी आता है, वगैरह वगैरह। इसमें कौन सा रेशियो है जो इसमें आता है? तो देखिए, एक तो लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो, शोधन क्षमता। ये शोधन क्षमता मैच कर रहा है। शोधन क्षमता या सॉल्वेंसी रेशियो एक इस प्रकार का रेशियो है जो कंपनी के ऊपर इतनी क्षमता है कि वो दायित्वों को चुका सकती है, पे कर सकती है। और वही हमारा कौन सा है? डेब्ट इक्विटी रेशियो है। तो सॉल्वेंसी है 41 का हमारा बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 42। रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। और नीचे मैं देख रहा हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कही गई है। हम सबको पता है कि हमारे यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड रिवाइज्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड, और उसमें रिवाइज होना चाहिए। अगर रिवाइज नहीं वर्ड है, किसी में नहीं है, तीसरा होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो सिंपली तीसरा को मानेंगे। एक और है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। तो ये तो है नहीं इस हमारे ऑप्शन में, इसलिए थर्ड है। भले ही रिवाइज लिखा है चाहे नहीं लिखा है, तो थर्ड मैच करता है जो बी है। 42 का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन 43। ऋण पत्रों का अधिमूल्यन पर निर्गमन है। ऋण पत्रों का अधिमूल्यन पर निर्गमन है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज। देखिए, शेयर की तरह हम लोग डिवेंचर के भी इशू कर सकते हैं एट पार, एट प्रीमियम, हो सकता है कि एट डिस्काउंट। तो जब कंपनी ये लोन लेती है डिवेंचर के माध्यम से तो चुकाना पड़ता है, उसको कर्जा चुकाना पड़ता है। तो इसमें क्या है, प्रीमियम की बात चली आई है। अब आपको सोचना है कि जब कर्जा हमने प्रीमियम पे लिया है, अधिमूल्यन पर, यानी ज़्यादा रेट पर लिया है, तो जो एक्स्ट्रा हमने चार्ज किया वो हमारे लिए क्या होगा? लिखा है उस पर क्या होगा? फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। तो कहाँ ले जाएंगे? जनरल प्रॉफिट में, या कैपिटल गेन कहलाएगा, या कैपिटल लॉस कहलाएगा,
या जनरल लॉस कहलाएगा? इस पर सोचना है हम लोगों को। तो देखना है कि कौन सा इसमें है। जनरल प्रॉफिट में जाएगा नहीं, कैपिटल लॉस, लॉस तो खैर है नहीं, कैपिटल गेन है भी नहीं, तो ये इसको जाना चाहिए किसमें? डी में जाना चाहिए, सामान्य हानि, जनरल लॉस। ये हमारे तरह का जनरल लॉस है। अगला आंसर देखते हैं फिर इसका। एक मिनट देखा ना, ये कौन सा है, ये कहाँ गया? और ये चूँकि सॉरी ये गलत हो गया, ये नहीं है, ये कैपिटल गेन है। क्योंकि जितने का था लोन सर्टिफिकेट उससे ज़्यादा प्राइस पर इशू किया है, तो हमको प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ। तो कौन सा इसका है, कहाँ गया? कैपिटल गेन, ये सी होगा इसका। 43 का आंसर सी होगा, कैपिटल गेन हो गया हमको। 44 में आ जाते हैं करंट रेशियो। ये एक तरह का फॉर्मूला है, हम सब जानते हैं कि करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला है। इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं, टोटल करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल करंट लायबिलिटीज। या तो ये वर्ड रहेगा, या करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो इसमें एक फॉर्मूला सही लग रहा है बी, 44 का बी। तो ये फॉर्मूला रटने वाली बात है, रटेंगे तभी ये हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। डी नए शेयरधार ग्रुप में प्रवेश करता है। एक न्यू पार्टनर आ गया है, एडमिशन ले लिया है डी नाम से। ए, बी और सी तीनों पार्टनर हैं, तो हो क्या रहा? तो डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, तो पुरानी फर्म का विघटन होगा। क्या होगा फर्म में? जो पहले फर्म है उसका ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व, ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड, नन ऑफ दीज। पक्का याद रखना कि जब कुछ भी चेंज होता है पार्टनरशिप में, रेशियो चेंज होगा, न्यू पार्टनर का एडमिशन हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर रिटायर कर जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन बिजनेस चलता रहेगा। अगर ये कंडीशन है तो उस फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो जाता है। तो नए पार्टनर आए हैं, फर्म तो चल रही है, अभी बंद नहीं हुई है, इसलिए ओल्ड पार्टनरशिप क्या हो गया हमारा? पुनर्गठित हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी, ए, बी, सी। 46। निम्न में से कौन सा एक गैर रोकड़ मद नहीं है? ध्यान रखना, एक होता है रोकड़ मद, इसमें लिख दिया कि एक गैर रोकड़ मद नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कैश आइटम? नॉन कैश आइटम तो होता ही है जो कैश ना हो, लेकिन उसमें क्या है? नॉन कैश आइटम नहीं हो, इसका मतलब है कि कैश आइटम हो। देखते हैं इसका ए, ऑप्शन ए, इशू ऑफ शेयर फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। हमने शेयर जारी कर दिया है डिवेंचर के लिए, तो कैश का आना जाना नहीं हुआ, ये नॉन कैश हो गया आइटम। कैश सेल्स, ये कैश आ गया, नगद बेचे हैं तो कैश आ गया। और उसके बाद है डेप्रिसिएशन, ये एक नॉन कैश आइटम है। प्रोविज़न फॉर बैड डेट, ये भी नॉन कैश आइटम है। ऊपर कहता है कौन सा नॉन कैश आइटम नहीं है, तो एक ही दिखाई पड़ रहा है इसमें, बी, नगद विक्रय, कैश सेल्स। कैश सेल्स नॉन कैश आइटम नहीं है। थोड़ी बात समझा दें कि नॉन कैश आइटम हम लोग उसको कहते हैं जो एक्सपेंडिचर के रूप में है या रिसिप्ट के रूप में है, लेकिन कैश का फ्लो नहीं हुआ, न कैश अंदर आया न कैश बाहर गया। ऐसे मद, ऐसे ट्रांजैक्शन जिससे व्यापार के अंदर न तो कैश आया है और न कैश गया है, तो उसको हम लोग नॉन कैश आइटम समझते हैं। लेकिन ऐसे ट्रांजैक्शन जैसे कैश अंदर आता हो या बाहर जाता हो, तो उसको हम लोग कैश आइटम कहते हैं। तो कैश आइटम
कहते हैं, तो ऊपर लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देख लेना कि कौन सा नॉन कैश आइटम नहीं है, तो इसमें वही 20 का सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। लाभांश सामान्यतः दिया जाता है, डिविडेंड इज यूजुअली पेड। जो लाभांश कंपनी देती है शेयर होल्डर्स को, अब उसके बारे में किस पर लाभांश देती है। पहले मैंने बताया जब लाभांश की बात आए तो ध्यान रखना पेड अप कैपिटल ढूंढते रहना उसमें। तो मुझे लगता है कि ऑन पेड अप कैपिटल दिखाई पड़ रहा, यानी पेड अप कैपिटल पर लाभांश दिया जाता है, तो ये सही है सी, 47 का सी। अब आते हैं 48। त्वरित या तरल अनुपात, क्विक और लिक्विड रेशियो, ये भी फॉर्मूला है जैसा कि नाम से लग रहा है। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लिएबिलिटीज, ऐसे भी कहते हैं। तो फॉर्मूला कहीं ना कहीं होगा, आप रटे होंगे। तो लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लिएबिलिटीज, तो सी इसका उत्तर सही है, 48 का सी। नेक्स्ट पॉइंट 49। निम्न में से कौन एक गैर रोकड़ मद है। गैर रोकड़ मद, वही बात, नॉन कैश आइटम है। पिछले सवाल में था कि नॉट नॉन कैश आइटम, इसमें आ गया कि नॉन कैश आइटम, मतलब वो कौन सा आइटम है जिससे कैश न अंदर आता है न कैश बाहर जाता है। व्यापार के अंदर न कैश आता है न कैश जाता है, उस आइटम का नाम बताना है। तो देखिए, एक है डेप्रिसिएशन, ये है नॉन कैश आइटम, इससे न कैश आता है न जाता है। बी में लिखा है गुडविल रिटेन ऑफ, ओहो, ये भी, इससे भी कैश ना आता है ना जाता है, ये दो आइटम हो गए नॉन कैश आइटम। सी में लिखा है ए और बी दोनों, यस, यानी सी के अनुसार ए और बी दोनों नॉन कैश आइटम है, तो आपका आंसर होगा 49 का सी। 50। साझेदारों के चालू खातों के शेष हमेशा होते हैं। देखिए वर्ड लगता है हमेशा होते हैं, ध्यान रखना। द करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स आर ऑलवेज, देखते हैं क्या कि डेबिट बैलेंस गलत लग रहा है, क्रेडिट बैलेंस, ये भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। तो ये जो करंट अकाउंट है, बता दूं, पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट है उसका कोई भी बैलेंस हो सकता है, उसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, उसका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 50 का सी आंसर लग रहा है सही। पार्टनर्स करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं 51। दायित्व जो चिट्ठा में प्रदर्शित न हो किंतु फर्म के समायन के समय चुकाया जाता है कहलाता है। liability not appearing in the balance sheet but paid at the time of dissolution of the firm is called। ऐसे liability जो फर्म के या बिजनेस के बैलेंस शीट में तो नहीं है, लेकिन जब जब बिजनेस बंद होती है, जब डिसॉल्व हो जाए पार्टनरशिप फर्म, तो इस liability को चुकाना पड़ता है। ध्यान से सुनिए, बैलेंस शीट में नहीं है liability, but at the time of dissolution of the partnership firm such a liability is paid। जब बैलेंस शीट में नहीं है तो अनरिकॉर्डेड है ये। अब बिजनेस चूंकि बंद हो रहा तो अनरिकॉर्डेड है तो चुकाना तो पड़ेगा, इसलिए इसमें ढूंढिए, आउटस्टैंडिंग ये नहीं है, बिल्स पेबल भी नहीं है, अनरिकॉर्डेड लिएबिलिटी, सी। 51 का आंसर होगा सी। liability not appearing in the balance sheet means unrecorded liability। 52। यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर उसको देय राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो शेष हस्तांतरित किया जाता है। सवाल का मतलब है कि जो पार्टनर रिटायर होता है तो उसके हिसाब बनेंगे, उसके नाम पे कितने अमाउंट बनते हैं कैलकुलेशन करने के बाद फर्म द्वारा उसे चुका दिया जाता है।
जितने उसके हिसाब बनते हैं, अगर पूरी राशि नहीं चुका पाते हैं, कुछ बैलेंस रह गया, कुछ चुका दिया, हिसाब लेके चला गया, कुछ बेचारे का अमाउंट रह गया इसमें, तो जो उसका बैलेंस रह गया, अब तो पार्टनर रहा नहीं, इसलिए कैपिटल कहलाएगा नहीं, तो उसका अमाउंट जो इसमें छूट जाएगा उसको किस नाम से रखा जाएगा, सवाल यही कहना चाह रहा। If the retiring partner is not paid in full amount due to him immediately on the retirement, the balance is transferred to, सीधे उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके नाम से एक लोन अकाउंट रहेगा बेचारे का, क्योंकि मालिक तो है नहीं अब, इसलिए कैपिटल वर्ड आएगा नहीं, सस्पेंस आएगा नहीं, बैंक आएगा नहीं। ओके, तो 52 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट पॉइंट 53, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1 लाख किया जाता है। पुस्तकों में ख्याति कितने हैं? 50,000 पहले से विद्यमान है। सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है। सी के द्वारा ख्याति के लिए लाई जाने वाली राशि होगी। अब देखना यह है कि जब किसी पार्टनर का हम लोग एडमिशन लेते हैं तो पता होना चाहिए कि फर्म की पूरी गुडविल की राशि क्या होगी। पहले से क्या है नहीं है इसका मतलब अभी फ़िलहाल नहीं है। तो सवाल में लिखा है फर्म के जो मूल्यांकन किया है गुडविल का 1 लाख है, इसका मतलब पूरी राशि गुडविल के 1 लाख है। और हिस्सा कितना उसको हिस्सा कितना दे रहे हैं? 1/4। तो अपने हिस्सा के अनुसार ही वो गुडविल की राशि लेके आएगा। तो 1 लाख का 1/4 करेंगे तो 25,000 बनता है, और वही उसको रेशियो के हिसाब से 25,000 बनता है जो लेके आएगा। यानी नया पार्टनर कितना ले आएगा? तो पूरी गुडविल की राशि इनटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका अमाउंट आ जाएगा जो 25,000 होगा। और 53 के तरह से आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं फिर 54 में देखते हैं कौन सा। वित्तीय उपक्रमों को छोड़कर अन्य के द्वारा प्राप्त लाभांश को रोकड़ प्रवाह विवरण में दिखाया जाता है। डिविडेंड रिसीव्ड बाय अदर दैन फाइनेंशियल इंटरप्राइज इज शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर। जैसा हम सब जानते हैं कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है उसमें कैश का फ्लो 3 क्रियाओं से होती है। देयर आर 3 एक्टिविटीज़ फ्रॉम विच कैश फ्लो होता है हमारे बिजनेस में। तो पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब ऊपर जो सवाल लिखा है डिविडेंड रिसीव्ड बाय अदर दैन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस ऑन, जो डिविडेंड रिसीव होता है कैसे? उसको हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं शेयर में, तो शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, उस पर हमको डिविडेंड मिलेगा, और जो इन्वेस्ट हमने किया वो हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, और उस पर मिलने वाला डिविडेंड हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो में आएगा। और इसका आंसर होगा इस प्रकार आपका बी। 54 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए बी। ध्यान रखना है, हम शेयर में जब रुपये लगाते हैं इसका मतलब शेयर में हम इन्वेस्ट करते हैं, और जब शेयर में इन्वेस्ट करते हैं उस पर हमें डिविडेंड मिलता है। तो शेयर में इन्वेस्ट करने से जो कुछ मिला वो कैश का फ्लो तो है, और क्रिया होगी उसकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो डिविडेंड कम्स अंडर द हेडिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़।